कई बार सत्ता विपक्ष जो भी होता है वो भारतीयों का एक जाति के रूप में, एक वोट बैंक के रूप में नजर रखता है। साथियों, जनगणना में सिर्फ संख्या नहीं, आपकी जाति भी मायने रखती है। सरकार जब आपकी जाति पूछती है तो ये मात्र एक सवाल नहीं है, ये आपका हक, आपकी पहचान और भविष्य की राजनीति तय करता है। आखिर जो देश में जातिगत जनगणना की नई बहस छिड़ी है, ये किस ओर जाकर रुकेगी? जातिगत जनगणना की घोषणा कैबिनेट का फैसला होता है। 30 अप्रैल को यह घोषणा हुई और जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में कहा गया कि हम सामाजिक उद्देश्य और नीतियों में सुधार करने के लिए जातिगत जनगणना को घोषित करते हैं। अब ये बात क्या हुई? 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई, लेकिन 1931 के बाद ये जो जातिगत जनगणना है इसको रोक दिया गया। अब विपक्ष इसका घोषणा का स्वागत कर रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के रूप में। अब बात करते हैं, बिहार और कर्नाटक भी पहले ऐसे डेटे को ये इकट्ठा करा चुके हैं, लेकिन इन्होंने इस रिपोर्ट को भी पब्लिश नहीं किया, इस रिकॉर्ड के इन आंकड़ों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन समझिए, अगर ये बिहार और कर्नाटक पहले ऐसे करा चुके हैं, लेकिन ये तो संघ सूची का विषय है, क्योंकि ये तो सेंटर के अधीन आता है, संघ सूची का विषय है, संविधान में इसका प्रावधान है। अनुसूची 7 में 4 तरह के मैटर हैं। एक वो विषय जो राज्य सूची में शामिल है, जिन पर राज्य कानून बना सकता है। एक वो विषय है जो संघ सूची में है, जिन पर संघ काम करेगा। और एक है अवशिष्ट कॉन्करेंट लिस्ट। उस कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अगर ऐसा डाटा इकट्ठा करता है तो उसने कहीं ना कहीं उस एरिया का, उस स्टेट का एक आइडिया ले लिया कि कौन सी जाति डोमिनेंस में है और कौन सी जाति कम है, कहां से कितने वोट आएंगे, कहां से कौन बनेगा, ये सारा डिसीजन सरकार ने ले लिया। अब आपको पता ही है बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चिंगारी उठी थी बिहार से, अब केंद्र ने इसको स्वीकार कर लिया। अब केंद्र ने ऐसा करने के लिए, ये कोई राजनीतिक स्टंट है जो विपक्ष को मात देने के लिए लिया गया है। अब तक देश में नीतियां बनती हैं और राजनीतिक आधार पर आरक्षण की बात होती थी। अब बात करते हैं कि जातिगत जनगणना आखिर होती क्या है। तो जो जातिगत जनगणना एक सरकारी प्रक्रिया है, इसमें जातियों से संबंधित डेटे को इकट्ठा किया जाता है, जिसके आधार पर उनकी सामाजिक स्थिति, संख्या, शिक्षा और रोजगार का एक आइडिया लग जाता है कि किसका कितना वेलफेयर हुआ है और किसको कितने वेलफेयर की जरूरत है। उसके बाद जो ये आंकड़े इकट्ठा होते हैं जनगणना में, आप देखिए जैसे अभी 2011 की जब जनगणना हुई, क्योंकि कोविड के दौरान जो जनगणना 2021 में होनी थी वो डिले हो गई। अब वो डिले हुई है तो इसका मतलब संभावित है कि सितंबर 2025 से जनगणना आरंभ हो जाए और 26 में इसके आंकड़े इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब यही बात है। अब आपने देखा होगा कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें 29 सवाल पूछे गए, जिसमें पूछा जाता है कि आप क्या कमाते हैं, कि आपका क्या रोजगार है, कितने सदस्य हैं, शिक्षा क्या है, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिकता के, आर्थिक न्याय के आधार पर अब वहां पूछा जाएगा आपकी जाति क्या है। तो ये जो सवाल है, अब क्या ये कोई फैक्ट डाटा होगा, क्या ये बहुत सटीक डाटा हो जाएगा? क्योंकि जो जनगणना करते हैं, आपको पता होगा, प्राइमरी लेवल के टीचर्स करते हैं। उनको जो सवाल दिए जाते हैं उन्हीं सवाल का वो आंसर लेते हैं। क्या वो सवाल के जो उत्तर मिलते हैं उन्हें वो सटीक होंगे? पहली समस्या तो ये पैदा होने वाली है। दूसरी ये है कि क्या इसके लिए स्पेशल कोई प्लान बनाया गया है जो हमें सटीक आधार पर बता सके कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए ये क्या करेंगे? ये भी बड़ी समस्या का विषय है। आगे चलते हैं। आंकड़े किस लिए यूज किए जाएंगे? नीति बनाने में, आरक्षण में और सामाजिक न्याय में। यानी कि जब से देश आजाद हुआ है अब तक जो नीतियां बनी हैं, उन नीतियों में कोई कल्याणकारी विचारधारा नहीं थी क्या? क्या उसमें किसी व्यक्ति को विशेष को ही ध्यान रखना जरूरी था, या सबका साथ सबके विकास कहने वाली सत्ता क्या ये भूल गई कि उसने जो नीतियां बनाई हैं वो कहां गई? क्या किसी की जाति विशेष, मानव जाति तो सबसे बड़ी है, और भारतीयता, अब उस भारतीयता में जो भी भारतीय है उसका वेलफेयर होना चाहिए, वो किसी जाति विशेष का है, ये पूछने का सवाल कहां से आता है?
इसके बहुत बड़े चैलेंजेस, बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या बताया है? आबादी और सामाजिक स्थिति का पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी, उनकी क्या सामाजिक स्टेटस है। उसके बाद नीतियां और जो योजनाएं बनेंगी उसमें सटीक रूप से फोकस किया जाएगा जातीय आधार को। उसके बाद जो वंचित और पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान की जाएगी और उनको लाभ दिया जाएगा। आरक्षण की नीति को जनसंख्या के हिसाब से बेहतर लागू किया जाएगा। समाज में समानता और सामाजिक न्याय। अब ये जो आती है आरक्षण की नीति, संविधान में प्रावधान है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। तो क्या ये इस सीमा को तोड़ेंगे? क्या जातियों को देखकर आरक्षण दिया जाना चाहिए? जो व्यवस्था चली है, जिसके लिए गांधी, जिसके लिए अंबेडकर ने प्रयास किए, उन्होंने प्रयास किया था जो पीछे हैं उनको मुख्य धारा में लाएं, संसाधन उपलब्ध कराएं, जो व्यवस्था और लोगों को मिली है उनको साथ लेकर चले। सबका साथ सबका विकास का नारा एक्चुअल में गांधी और अंबेडकर का था, क्योंकि जो पिछड़े थे, वंचित थे, दलित थे, उस समय की परिस्थिति के अनुसार उनके पास संसाधन नहीं थे और जिसके लिए उन्हें आरक्षण की जरूरत थी। चलिए एससी और एसटी जो कोटा है वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाए ताकि हम वेलफेयर कर सके। लेकिन उसके बाद एक कहानी आती है मंडल कमीशन की। मंडल कमीशन लेके आता है ओबीसी कॉन्सेप्ट। जब ओबीसी कॉन्सेप्ट आया तो 27% आरक्षण हमने रिलीज करा दिया, सरकार ने मुहैया कराया 27% आरक्षण, उसमें विभिन्न जातियां आ गई। अब ये तो जब हर 10 साल में जनगणना होती है तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको वेल मैनेज किया जाए। जिनका वेलफेयर हो चुका है आर्थिक आधार पर उन्हें निकाला जाए, जो अभी भी वंचित हैं, शोषित हैं और पिछड़े हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। ये तो तब भी हो सकता है। अब विशेष जाति का डाटा लेना तो ये तो कहीं अपने आप में हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें दो चैलेंज हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति के ज्यादा लोग होंगे उसी जाति का नेता आएगा, उसी जाति का प्रतिनिधित्व होगा, उसी जाति की सरकार में सुनवाई होगी। ये तो बात पहलू के सामने आ रही है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति का मतलब ही सीधा क्या है, उनका उतना ही प्रतिनिधित्व उन्हें चाहिए। अब बात करते हैं कि जातिगत जनगणना ऐसी क्या हुई कि इतनी आवश्यक बन गई कि एक विशेष परिस्थिति में भी आपने ऐसी घोषणा कर दी। कौन कौन सी जाति है, किस हालात में है, यह पता चलेगा। पिछड़े और वंचित वर्गों को सही लाभ मिल सके यह पता चलेगा। आरक्षण की योजनाएं और जनसंख्या के अनुसार उन्हें पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का फायदा मिले। सामाजिक असमानता को दूर करें। सरकार डेटे के आधार पर आसानी से फैसला ले सकेगी। लेकिन ये तो वही बात है, जो डेटा हमें मिलेगा, जो डेटा फॉर्मेट हमने किया है जाति के आधार पर, वो कितना सटीक होगा, उसकी सटीकता में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। क्योंकि जनगणना केवल एक नॉमिनली कलेक्ट डाटा होती है, कितना सटीक है, कितना विश्वसनीय है, इस पर तो सवालिया निशान हमेशा रहे हैं। तो ये कैसे सटीकता का पता चले कि किस जाति के आधार पर कितना आरक्षण होना चाहिए। जनगणना के जो पक्ष हैं, क्यों अच्छी बात है, हमें इसे क्यों लाना चाहिए, तो इनके हम क्या कह सकते हैं, किसी जाति की कितनी आबादी है इसका साफ साफ हमें सटीक आंकड़े मिल जाएंगे। नीति का सुधार, आरक्षण का विकास और जो विकास की योजनाएं हैं उसे हम कैसे न्यायपूर्ण तरीके से लागू करें। पिछड़े वर्गों की असली जरूरतें क्या हैं, उनको क्यों फायदा मिलना चाहिए, किस प्रकार का फायदा देना होगा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। सबको बराबरी का मौका देने की बात की गई है इसमें। और जातीय समानता का विश्लेषण, शिक्षा, रोजगार, आय में अंतर को समझा जा सकेगा। अब ये तो हुए इसके पक्ष में, और इसके जो नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, पहली बात है। समाज में गहरी विभाजन की रेखा हो सकती है। उसके बाद राजनीतिक वोट बैंक के लिए इन आंकड़ों के विश्लेषण का दुरुपयोग किया जा सकता है। सामाजिक तनाव बढ़ेंगे, एक दूसरे की तुलना में जाति में असंतोष बढ़ने की संभावना है। लोग गलत डेटा और गलत जानकारी दे सकते हैं। राष्ट्रीय एकता पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकता से क्या आ जाएगी, व्यक्तिवाद आ जाएगी। अगर व्यक्तिवादिता आ जाएगी तो उसी से क्या है, लोग सीमित हो जाएंगे, राष्ट्र सेकेंडरी हो जाएगा और जाति पहला हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं विवाद क्यों होते हैं, जातिवाद बढ़ने का डर रहेगा,
अब राजनीतिक दल, जैसे मैंने डिस्कशन किया, जिस एरिया में जिसकी वोट बैंक ज्यादा, जिसकी संख्या ज्यादा, उसको ज्यादा फायदा, और जिसकी संख्या कम, उसका वोट कम, उसकी कौन सुनेगा। उसके बाद इससे सामाजिक एकता, सामाजिक ताने बाने में कमजोरी आएगी। सच्चाई और उपयोगिता के आधार पर शक होगा। जो आंकड़े दिए जाएंगे वो कितने ग्राउंड के आंकड़े हैं इसे हम कह नहीं सकते। उसके बाद आरक्षण की मांगे और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्या मुस्लिम समाज की भी जातिगत जनगणना होगी? क्योंकि भारत सरकार ने केवल ओबीसी को लेकर ये कदम उठाए हैं। सरकार ने ओबीसी जातिगत जनगणना की बात की है, तो इसमें मुस्लिम समाज के पसमानदा वर्ग को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी ओबीसी वर्ग में आता है। तभी सरकार ने साफ तौर पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है कि इसमें मुस्लिम समाज शामिल होगा या उनकी अलग से जातिगत जनगणना होगी। अब निष्कर्ष निकलता है इस बात से कि सामाजिक न्याय और नीति निर्माण में मददगार हो सकते हैं। वंचित वर्गों को सही पहचान, सही योजना पाना संभव होगा और दुरुपयोग हो सकता है इसका राजनीति में, और जातिवाद को इसमें बढ़ावा मिलेगा तथा समाज में विभाजन और असंतोष की स्थिति हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि जाति जनगणना केवल आंकड़ों की कवायद नहीं बल्कि समाज में सुधार का माध्यम माना जाना चाहिए। अब इस विश्लेषण के बाद आप सोचिए कि इस तरह का जो आधार बनाया है इसमें बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन अब बिहार में चुनावी रण है, उसके लिए डिक्लेरेशन आ गया है। कई बार सत्ता विपक्ष जो भी होता है वो भारतीयों का एक जाति के रूप में, एक वोट बैंक के रूप में नजर रखता है। इस विश्लेषण के बाद अब तर्क ये भी हो सकते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए जाति को ले आए। अब जो विपक्ष में है वो कुर्सी पाना चाहते हैं, इसीलिए इस पर समर्थन करते हैं। क्या भारत में जाति, धर्म, भाषा केवल एक राजनीति का विषय बनकर रह जाएगी? अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़े मुद्दा है कि आरक्षण सही से दिया जाएगा, आरक्षण की नीतियों को बेहतर किया जाएगा। जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उसे मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन अब आप अलग अलग जातियों को गिनेंगे, अलग अलग जातियों के आरक्षण की मांग होगी, तो इसमें आपके लिए जटिलता बढ़ेंगी, हमारे लिए जटिलता बढ़ती हैं, और भारत की एकता पर कहीं प्रहार ना हो जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और जुड़े रहिए ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल से।